राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, राइजिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज एडवोकेट राजेंद्र कुमार पांडे जी से। आप तमाम सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, उनमें भागीदारी रही है आपकी, यहां तक कि मंडल आयोग से भी जुड़े रहे हैं। अभी जन सामान्य मंच के द्वारा कई गंभीर मुद्दों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार पांडे जी, आंदोलन करते करते अभी आपने नया एक आरक्षण के मुद्दे पे नया जन सामान्य मंच के द्वारा आप जुड़े हैं, और जन सामान्य मंच क्या क्या प्रारूप लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी में है? नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि केवल आरक्षण के मुद्दे पे हम एक संस्था का गठन कर रहे हैं, क्योंकि समय काल और परिस्थितियां इस तरह की हैं कि सब कुछ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आम जन के लिए एक मंच होना चाहिए जहां पे वो अपनी बात ईमानदारी से कह सके। इसी आधार पे हम लोगों ने जन सामान्य मंच की स्थापना की है। एक घटना का आपने जिक्र किया, मंडल कमीशन का। जी, मैं उन दिनों छात्र था, पढ़ लिख रहा था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे हॉस्टल का इनमेट था। मेरा भी सपना था कि मैं कुछ अच्छा करूं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। लेकिन उसी समय 1990 में मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश कर दी गई थी बीपी सिंह सरकार के द्वारा। उसमें बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, पूरे देश में उसका विरोध हुआ। मैं उस आंदोलन में जुड़ा रहा, उसका नेतृत्व भी मैंने किया। 2 अक्टूबर 1990 की दिल्ली में जो बहुत बड़ा एक यहाँ पे सम्मेलन हुआ, उसका मैं कोऑर्डिनेटर रहा। तो ये लगने लगा कि जो व्यवस्था संविधान ने दी है उसका किस तरह से सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस समय भी ये प्रश्न था और आज भी ये प्रश्न है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है कि ये कभी भी किसी को किसी भी स्तर पे दे दिया जाए। इसका ठीक से उपयोग नहीं किया गया। ये बात माना जा रहा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग, या जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। पूना पैक्ट के बाद, गांधी जी के बाद, जब ये संविधान में भी समाहित किया गया कि नहीं, रिजर्वेशन उन क्लास को दिया जाना चाहिए, एससी एसटी को, जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या जिनके साथ न्याय नहीं हुआ समाज में, उनको मौका दिया जाना चाहिए आगे बढ़ने का। तो सब लोग सहमत हुए, विरोध के बावजूद भी सब लोग सहमत हुए, और ये तय हुआ कि 10 साल तक देने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या इसका लाभ क्या हुआ। आज देश को स्वतंत्र हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए। पता ये चल रहा है कि जो लोग ज्यादा गरीब थे वो और गरीब होते चले गए। जितनी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलना था उसमें वो जातियां बढ़ती चली गई। बाद में मंडल कमीशन आने के बाद बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन मिला, उनमें भी अब लगातार ये होड़। आपने आरक्षण के बारे में कही, आरक्षण जो शेड्यूल कास्ट या एससी एसटी के बारे में आपने बताया, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। क्या आबादी के हिसाब से है, जातिगत हिसाब, पहले जातिगत ही है, आज के डेट में जातिगत ही है, जातिगत है, आबादी के हिसाब से है? कुछ तो उसका लिमिटेशन होना चाहिए था। दूसरी बात, सवाल ये आता है कि क्या अगर जातिगत है तो जातिगत में क्या मायावती जी हैं, चंद्रशेखर रावण जी हैं, ये इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी किसान सब हैं, जाटव है, कई सब समाज है, क्या वो लोग इसमें आएंगे? गुर्जर भी अब मांग रहे हैं आरक्षण। आखिर क्या कहा जाएगा देश? इसी पे यही विरोध है जो आप कह रहे हैं। इसी बात को लेके विरोध था कि जैसे क्या हुआ कि जितनी जातियां शेड्यूल कास्ट में पहले थी, अब और जातियां जो दूसरे में है, जो पिछड़ी हुई थी या जो अपने को कह रही थी कि हम भी हैं, तो उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमको शेड्यूल कास्ट में लिया जाए, शेड्यूल ट्राइब्स में लिया जाए। इसके लिए रोज मुकदमे हो रहे हैं।
जो सामान्य जातियां थी अब वो बैकवर्ड जातियों में आने के लिए होड़ मची हुई है, वो बैकवर्ड बनना चाह रही हैं। जो और जातियां हैं, बैकवर्ड जातियां हैं, वो अपने को शेड्यूल कास्ट में लेके आना चाहते हैं, ये होड़ मची हुई है। जबकि ईमानदारी से अगर इस बात को देखें तो इसका लाभ कभी भी जन सामान्य लोगों को नहीं हुआ, उसी जाति के लोगों को। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको कि जगजीवन राम जी इस देश के उप प्रधानमंत्री तक थे। उनकी बेटी रिजर्वेशन कैटेगरी से आईएफएस हो गई, एक बार उनको आरक्षण का लाभ मिल गया, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने के लिए गई तो वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने के लिए गई, क्योंकि तब तक भी वो अपने को ये नहीं मान रही थी कि वो बराबरी में आ गई। तो ये और कमोवेश इसी तरह का लाभ जो आईएएस के लड़के हैं, जो रिजर्वेशन का फायदा पाके सर्विसेज में चले गए, ऊपर लेवल पे चले गए, उन्हीं के बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं और उन्हीं के बच्चों को वो रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। बाकी वो लोग जो आप देखते होंगे कि सड़कों पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे पेड़ के नीचे, गर्मी में पेड़ के नीचे और जाड़े में धूप में खेलते होते हैं। उनके लिए कोई स्कूल नहीं है, उनके लिए कोई साधन नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को पूरे जीवन कभी आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये लोग जो आरक्षण का लाभ पा रहे हैं, यही लोग उनको लामबंद कर रहे हैं और ये उनके साथ आरक्षण के नाम पे उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं, हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या आरक्षण अब आरक्षण ना रखे सिर्फ राजनीतिक मुद्दे रह गए हैं? जी, क्योंकि एक तरह से अगर आप ये देखेंगे तो बहुत कम नौकरियां हैं। अगर पूरी नौकरियों को भी अगर एक ही समाज के लोगों को दे दिया जाए तो भी उस समाज का भला नहीं होने जा रहा है। लेकिन अब ये आरक्षण केवल राजनीति करने वाले लोगों के लिए एक मुद्दा बचा हुआ है। जी, यही सवाल था मेरा। ये मुद्दा बचा हुआ है। हम लोग जिस बात को लेके कह रहे हैं कि नहीं साहब, आरक्षण नहीं, आप संरक्षण दीजिए। जो लोग भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आपने क्या कहा? आरक्षण को संरक्षण में बदलिए, संरक्षण में बदलिए। उसके पीछे यह है कि जो लोग भी आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हों, या जिस भी तरह से कि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके पास तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन बच्चों को हम ये कहते हैं कि आप उनको फ्री एजुकेशन दीजिए, उनको रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करिए, उनके पेरेंट्स को भी अगर आर्थिक रूप से मदद करने की जरूरत है तो वो करिए, मुफ्त शिक्षा दीजिए, उनको इस लेवल पे लेके आइए कि वो उन्हें आरक्षण की जरूरत न पड़े। अगर उनकी अच्छी एजुकेशन हो जाए, अच्छे तरीके से वो जीवन जी लें, तो वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। उनको पूरे जीवन ये कसक नहीं रहेगी कि हमें आरक्षण के लाभ की वजह से किसी पद पे हम पहुंचे। तो ये जो है, और एक तरफ हमारी सरकार है और बहुत राजनीति होती है तो ये कहते हैं कि हम दुनिया में सर्वोच्च होने जा रहे हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं। आप लंगड़े घोड़े से कैसे लड़ाई जीत सकते हैं? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने घर को ही पेंट करके सैंपल पीस दिखला देंगे? नहीं, यही हो रहा है आज के डेट में, तो यही हो रही है। एक सवाल पांडे की बड़ा गंभीर विषय है। आप अधिवक्ता है, आपको इस पर खास बहुत जानकारी हुई थी। कानून को, संविधान को एक तरीके से आरक्षण के नाम पे कहीं मजाक तो नहीं बनाया गया अभी तक? बिल्कुल, इसके साथ मजाक ही हुआ है। दूसरा इसके साथ ही एक चीज और है कि जिनको आरक्षण की आवश्यकता थी, आज वो आरक्षण की सीमा से भी नीचे जा चुके हैं। मैं सवर्णों की बात कर रहा हूं, और मैं आपके बारे में या व्यक्तिगत किसी और के बारे में नहीं, लेकिन सीधी बात यह है, जो ब्राह्मण है आज के डेट में, ब्राह्मण सड़क पे भी रहने के लायक है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, यहाँ पे बड़ा विषय आपने गंभीर उठा दिया। यही विषय तो है कि सचमुच क्या ब्राह्मण की स्थिति, या मैं ब्राह्मण की स्थिति नहीं, मैं तो अपर कास्ट की स्थिति करके कह रहा हूँ कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, मेरा सवाल सीधा ये है, अब आरक्षण के साथ भी है, आरक्षण के अलग भी है। आरक्षण से अलग ये, हर व्यक्ति का, हर राजनीति का एक ही टारगेट होता है, मतलब अपर कास्ट, जिसमें खासकर ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है, और आवश्यकता उनमें है, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। उनको तो आरक्षण से बाहर कर दिया गया है और उन्हीं के खिलाफ लड़ा जाता है, उन्हीं पे हमला होता है। मैं उस चीज की ओर सारा देखिए, पूरे देश में क्या हो रहा है कि ब्राह्मण के खिलाफ एक युद्ध शुरू हो गया है। एग्जैक्टली, पूरे देश में। जी, ये आज की लड़ाई नहीं है।
अगर आप उसको देखेंगे तो तमिलनाडु से पूरी तरह से ब्राह्मण खत्म हो गए जी। वो पूरा माइग्रेट कर गए, देश में चले गए, विदेश में चले गए, और आज वही टैलेंट है कि पूरे दुनिया में वो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश में उनको जगह नहीं मिली। नहीं, अपने देश में भी नहीं मिल रही है। उन्हें अपने देश में भी जगह नहीं मिली, अपने प्रदेश में भी तो निकाल ही दिए। आज तमिलनाडु की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता जी। इसके बाद इन्होंने एक लॉलीपॉप की तरह 10% वो अपर कास्ट के ईडब्ल्यूएस में एक रिजर्वेशन देके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर लॉलीपॉप है बस। मैं वही कह रहा हूं, मैं तो वो एक लॉलीपॉप दिया 10% करके, उसको अमेंडमेंट करके 60% पे लेके आए, 59% पे लेके आए। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो 69% से ऊपर करीब 70 वो 89% तक जाने की स्थिति बन गई है तमिलनाडु में, वहां पे रिजर्वेशन की। जब सारे के सारे तुम ही हो, वहां पे तो और कोई जाति नहीं है, 2-3-4% ब्राह्मण है, तब भी उनको ये डर है कि कहीं ये सारी नौकरियों पे ये कब्जा न कर ले, तो वहां पे भी यही सब हो रहा है। तो इसका लाभ एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए उनको तो कभी नहीं मिला। लाभ मुट्ठी भर लोगों को मिला है, और वही लोग हैं जो ये कभी नहीं चाहते कि आरक्षण खत्म हो, क्योंकि उसी के आधार पे वो आपकी लड़ाई उन मुट्ठी भर लोगों से है। आपकी लड़ाई मतलब आरक्षण के लिए, क्या आपको सिर्फ मुट्ठी भर आदमी से लड़ना पड़ेगा, या पूरे देश के जो आरक्षण से संबंधित शेड्यूल कास्ट है, उस टाइप के लोग हैं, उस जाति के, उनसे लड़ाई? सच तो हमारी लड़ाई उन मुट्ठी भर लोगों से है, और उन्हीं के बिरादरी के उन लोगों से है कि जिनको इनका लाभ नहीं मिला। हमारी सचमुच अगर दिल से हमारी अगर इस आंदोलन को अगर आप कहेंगे तो सबसे ज्यादा तो हम उनके साथ हैं, उसी समाज के लोगों के साथ, SC ST के साथ, जो जिनको सचमुच लाभ नहीं मिला, जो आज भी 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा के बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज को सुना भी जाएगा और सुन के वो लोग समझेंगे इस चीज को? हो सकता है शुरुआत में नहीं समझेंगे, शुरुआत में इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि जो नैरेटिव फिक्स किया गया है उस हिसाब से उनको यही लगेगा कि उन्हें अपने समाज के साथ, लोगों के साथ रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये बात उनके समझ में आ गई कि हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस दिन वो हमारे साथ खड़े होंगे और ईमानदारी से खड़े होंगे। जिस देश में जय श्री राम बोलने पे भी आरोप लगते हो, जिसने देश में हिंदू के बारे में बात करने पे खौफ होता हो, जैसे कि मैं कुछ लोगों को आप जानते ही हैं, आरक्षण के लिए खास नहीं है, वो लोग हिंदू को भी अब टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या सवर्ण कास्ट को कैसे छोड़ेंगे? देखिए, एक बात यह है कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं। मैं वहां पे एक बात कहता हूं कि आप जनता में भ्रम फैला के, गलत तरीके की बातें करके, झूठ बोल के आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन देश का भला नहीं कर सकते। अगर आपको देश का भला करना होगा तो आपको ईमानदारी तय करनी ही पड़ेगी। क्या आज के डेट में जो सरकार काम कर रही है, क्या वो ईमानदारी से काम कर रही है? नहीं, देखिए, मेरा अभी राजनीति पे कोई हम बात नहीं करेंगे। हमने एक बात ये कह दिया कि भ्रम फैला के, जातियों में विभेद पैदा करके, धर्म की राजनीति करके, जाति की राजनीति करके, भाषा और क्षेत्र की राजनीति करके आप सत्ता पा सकते हैं, लेकिन देश का भला नहीं हो सकता। अगर हम 21वीं सदी में विश्व गुरु होने की कल्पना कर रहे हैं तो हमें अपने चरित्र में भी ईमानदार होना पड़ेगा। अगर हम वो ईमानदार नहीं हैं तो ये बिल्कुल देश आगे नहीं बढ़ सकता। जन सामान्य मंच की स्थापना के पीछे भी एक कारण है जी। मैं व्यस्त वकील हूं, मेरे पास काम ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद मुझे ये लगा कि अगर मैं धर्म और राजनीति के बारे में बात करता हूं तो उस व्यक्ति को हक नहीं है जो धर्म और राजनीति को न समझता हो। मैं पूरे 1 महीने तक कुंभ में मैंने प्रवास किया है, जमीन पे 1 महीने लेट के मैंने प्रवास किया है, और घूम घूम के मैं लोगों के प्रवचन और वहां की स्थिति 24 घंटे मैं वहीं रहता था, वहां देखा। मुझे लग रहा था कि राजनीति तो गलत हाथों में है ही, हमारी धार्मिक सत्ता भी गलत हाथों में चली गई है। ईमानदारी की बात यह है कि जिन लोगों के हाथ में धर्म ध्वजा है हमारा, वो भी बहुत ऑनेस्ट लोग नहीं है। जो तमाशा चल रहा है, पूरे समाज को जिस तरह से विखंडित करने की कोशिश की जा रही है, इससे समाज कहां चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा, कुछ पता नहीं। आप आरोप शंकराचार्य की तरफ आपकी जा रही है,
या धर्माचार्य के ऊपर जा रही है? नहीं, मेरा या मेरा कथाकारों मेरा के ऊपर जा रही देखिए, है? नहीं, मेरा किसी एक पे नहीं है। जी। जो लोग भी वहां रहे होंगे, हाँ। वहां के कुंभ में जो गए जो थे, लोग कुंभ में गए होंगे, अगर वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है, जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जी, वो 1 महीना रहने के बाद जो भी वहां रहेगा वो प्रफुल्लित होके आएगा प्रफुल्लित होके आएंगे। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। वो पॉजिटिव एनर्जी इन महात्माओं की नहीं है, वेश बदले हुए डाकुओं की नहीं है, ये आम जनता की है जो उस श्रद्धा के साथ वहां पे पड़ी हुई है। जी। क्योंकि वहां तो भेष बदल के, वो तुलसीदास जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा है जी, कि जी, सही बात। संतों की क्या पहचान होनी चाहिए। संत जो राजनीति से प्रेरित हो। नहीं, जो राजनीति से जिनको वो किया जा रहा हो, जिनका संरक्षण किया जा रहा हो, राजनीति समझते हैं। वो नहीं हो सकते। और इसको आपने बहुत उदाहरण भी देखा होगा कि जिन महात्माओं के चरण की धूल लेने के लिए लोग लाइन लगाते थे, वो लोग किसी विशेष व्यक्ति के आने पे किस तरह से जी उनके सामने बिछ रहे थे। जी, बिल्कुल सही बात। तो कहीं न कहीं इससे मन बहुत आहत हुआ। हम लोगों को लगा कि हर फील्ड में काम करने की जरूरत है। हम लोगों ने हमारे साथ राजनीति धर्म के ऊपर हावी हो गई। देखिए, एक है कि जब धर्म सत्ता के लोग हों, जिनसे बहुत उम्मीद की जाए, अगर वो उनके चाटुकार बन जाएं, उनके लिए प्रवचन करने शुरू कर दें, तो फिर धर्म नहीं रह जाता, फिर वो अपने ही धर्म को छोड़ दे रहे हैं। हम लोग 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो जैसे अभी हम लोगों ने एक काम किया, वहां पे एक नदी संवाद, जब जंगल और जमीन पे हमारा एक नदी पे ये था कि अगर नदी नहीं है तो चली नहीं है। जी। विषय ये था कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हमारी प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। अगर हमारी प्रकृति नहीं है तो फिर हम कहीं नहीं है। तो हम लोग प्रकृति पे भी काम कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि संस्था बनाने के पीछे आम जन को जोड़ने का काम है कि आम जन हमारे साथ इकट्ठा हो और सही स्थिति देश की समझे। क्या जन सामान्य मंच लोगों तक, हर गांव कस्बों तक पहुंचेगी? हमारा प्रयास निश्चित रूप से है कि हम हर गांव कस्बे तक पहुंचे, देश के हर कोने तक पहुंचे। इसका कोई टाइमलाइन? नहीं, हम टाइमलाइन इसलिए नहीं कह सकते कि इतना बड़ा देश है और इसे हम एक आंदोलन की तरह लेके चल रहे हैं। जी। और आंदोलन में ये मान के चलता हूँ कि ये धनात्मक नहीं होता, ये हमेशा गुणात्मक होता है। जी। 4-4-8 नहीं होता, 4 चौक का 16 होता है। तो अगर ये आंदोलन के रूप में हम अगर इसको लेके चलते हैं तो हमारा ये है कि लोग इस बात को समझेंगे कि अगर पानी, प्रकृति, नदी नहीं रहेगा, लोगों के पास ठीक से राज सत्ता नहीं रहेगी, धर्म सत्ता नहीं रहेगी, तो देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। समस्या उत्पन्न हो गई है, समाधान लोगों को आ सकता है, लेकिन समाधान उन तक पहुंचनी चाहिए, उनको जानकारी मिलनी चाहिए, तभी ये बात आ पाएगी। जी, जी। आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, बिहार में भी चुनाव है, बंगाल में भी है, तो क्या उस समय भी इस बात का असर पड़ेगा कुछ? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको जगह जगह उठाएंगे। अभी हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे एक चीज, आप बिहार में भी एक आंदोलन हम लोगों ने एक विषय रखा कि संविधान निर्माता जी, कि संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर बी एन राव। ये पूरे दुनिया में, पूरे देश में एक ही चीज चलती है कि अम्बेडकर साहब है। अम्बेडकर साहब के ऊपर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सचमुच संविधान को किसने लिखा, संविधान में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की, ये विषय आना चाहिए। जी। और एक बात सरकार भी कहती है, ये जो अभी तात्कालिक सरकार है ये भी कहती है, बाकी बहुत तरह के लोग इस बात को कहते हैं कि साहब इतिहास को सही पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई जी, ये माना जाता है, बिल्कुल सच्चाई है। तो हम भी ये बात कह रहे हैं कि इस सरकार को भी ये तय करना चाहिए कि सही बात ही जनता तक पहुंचे। जी। सही बात क्या है कि अगर इस संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो एक व्यक्ति वी एन राव साहब है, डॉक्टर वी एन राव साहब, एक अकेला व्यक्ति जिसने 32 और 35 के बीच में संविधान तैयार किया। इसके बाद जब 1946 में आए तो उन्होंने पूरे संविधान को तैयार किया।
अंबेडकर जी जैसे कुल 22 कमेटियां थी, 8 महत्वपूर्ण कमेटियां थी, उसमें अंबेडकर जी केवल एक कमेटी के प्रारूप समिति के वो चेयरमैन थे। सन 46 से काम हो रहा था, कुल 11 मीटिंगों में से 5 नहीं 32 में तो इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसका मैक्सिमम आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। इसके अलावा आईआरसीएस, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के भी संविधान को पढ़ने के बाद उनसे जो जो हमारे यहाँ ठीक लगा उसके हिस्से को हमारे यहाँ लिया गया। वो तो एक विषय था, लेकिन ये सारा काम केवल डॉक्टर वी एन राव ने किया। 5 मीटिंगें होने के बाद 6वें मीटिंग से पहले अंबेडकर साहब आते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद वो उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन और सारे लोग एक बात ये भी मानते हैं कि चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल जी हो या खुद बी आर अम्बेडकर साहब हो, उन्होंने ये माना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाने में किसी एक व्यक्ति को अगर क्रेडिट दी जाएगी तो वो वी एन राव साहब को दी जाएगी। लेकिन देश को ये बताया ही नहीं गया, देश को ये बात बताई नहीं गई, छुपाया गया अब तक छुपाया जा रहा है। हाँ, और अब जो है सरकार भी केवल उनको ले जाके नंबर 1 पे रख के उन्हीं को संविधान निर्माता बना के कह रही है। तो मैं उनके ऊपर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वी एन राव साहब के योगदान को देश को जानने का हक है। इस देश के लोगों को यह भी जानने का हक है कि इस देश के स्वतंत्रता में किन लोगों का योगदान रहा है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में जिनका कोई योगदान ही नहीं रहा हो, जो लोग अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, अंग्रेजों से ये बात कह रहे थे कि इसको जो है देश को आजाद मत होने दीजिए, तो तमाम ऐसे प्रकरण है, इसको जनता के बीच में लाया जाना चाहिए, चाहे वो हमारे समाज के लोग हों चाहे दूसरे समाज के लोग हों। सही बात जनता के बीच में आनी चाहिए। केवल जैसे इस देश में मुगलों का इतिहास नहीं है, मुगलों से पहले इस देश का भी इतिहास है, 5000 साल पुराना हमारे पास इतिहास जो लोगों को मालूम है, उस इतिहास पे भी बहस होना चाहिए। खाली कुछ थोड़ी सी चीजों को एक व्यक्ति को उठा के आगे लेके आना, बाकी लोगों को पीछे छोड़ देना, ये गलत है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं इतिहास को समग्र रूप से आप रखिए, और जिन लोगों का भी योगदान है उनको आप आगे लेके आइए, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करिए कि उनको नेपथ्य में आप डाल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत गंभीर विषय आपने रखे हैं, और आप जन सामान्य मंच को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। धन्यवाद। मुद्दे बहुत गंभीर है, और आशा करता हूं कि आपके पिछले आंदोलन की तरह ये भी आपका सफल हो। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।